हेलो स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं क्लास 11th का एक नया टॉपिक और देखते हैं कि आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है। ठीक, काइनेमैटिक्स के अंदर हम एक नया टॉपिक आज उठाएंगे और टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है, मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन, क्लास 11th। चलिए क्या पढ़ने वाले आज हम यहाँ पर इसके अंदर देखते हैं एक बार। एक तो हम डिस्कस करेंगे आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज मूविंग इन अ प्लेन। ठीक है, दूसरा हम क्या डिस्कस करेंगे, वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है ना, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपना एक हमारे पास में क्या है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, एक्स वाई। अच्छा, ये हमारा ओरिजिन है। मान लीजिए ओरिजिन से कुछ दूरी पर एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं। इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया है, ए। उसी तरह से एक बी पॉइंट भी है ओरिजिन से। अब क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट जो कि ए पोजीशन पर खड़ा हुआ था, ओरिजिन से कहां पर खड़ा हुआ था, ए पोजीशन पर खड़ा हुआ था, कुछ देर के बाद में डिस्प्लेस होता है, इसका वहां पे मन नहीं लग रहा है। ठीक है ना, इसको वहां पर अच्छा नहीं लग रहा, तो ये क्या करता है, वहां से चल देता है। ठीक है, जैसे कि ए पोजीशन पर खड़ा हुआ था, चलना शुरू करता है और एक नई पोजीशन पे जाके खड़ा हो जाता है, वो क्या है, बी पोजीशन। ठीक है, चलो इसका ओए का पोजीशन वेक्टर क्या है, r1 वेक्टर। OB का पोजीशन वेक्टर क्या है, R2 वेक्टर। ठीक, पोजीशन वेक्टर आपको अच्छे से ध्यान है क्या होता है, फिर से बता देता हूं, ध्यान से सुनिए। पोजीशन वेक्टर क्या है, आपका ओरिजिन से ए पॉइंट पर जाने के लिए एक सीधा स्ट्रेट पाथ, वो क्या है, पोजीशन वेक्टर, सीधा पाथ, एक स्ट्रेट पाथ। ठीक है, एक शॉर्ट रास्ता। उसी तरह से आपका ओरिजिन से बी पॉइंट पर जाने के लिए भी क्या है, एक स्ट्रेट पाथ है, एक शॉर्ट रास्ता है, एक शॉर्ट पाथ है, वो क्या है, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ ए को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, R1 वेक्टर से, और OB को हमने रिप्रेजेंट कर दिया किससे, R2 वेक्टर से। ठीक है, अब एक बात बताइए, जब ये ए पोजीशन पे खड़ा हुआ था और वहां से फिर ये बी पॉइंट पर चला गया, तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट तो हुआ होगा भाई, डिस्प्लेस होना है अपनी पोजीशन से, तो वो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो गया, AB वेक्टर। ठीक है, इस AB वेक्टर की ही सारी की सारी, इसी के ऊपर हमें सारी मेहनत करनी है। इस AB वेक्टर को ही फाइंड करके हमें देना है, उसी के लिए हमारी डेरिवेशन और आज की क्लास रहने वाली है। उसको हमने क्या नाम दिया है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, डिस्प्लेस होना है अपनी पोजीशन से। अब डिस्प्लेसमेंट आपको मालूम है क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये आपको अच्छे से पता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यहां पे लिख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज द shortest path between initial and final position। ठीक है, इनिशियल पोजीशन इसकी क्या थी, ए, फाइनल पोजीशन क्या है इसकी, बी। तो ए और बी के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वही इतना क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चेंज इन पोजीशन। तो इस डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे कैलकुलेट किया करते थे, क्लास 9 के अंदर हम क्या किया करते थे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। करते थे कि नहीं भाई, करते थे, पक्का करते थे, x2 माइनस x1। क्योंकि क्लास 9 के अंदर अपना जो मोशन था वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन था। मतलब या तो सिर्फ x एक्सिस में ऑब्जेक्ट मूव करता था, या सिर्फ y में, या सिर्फ z। गेटिंग? लेकिन यहां पर अपनी सिचुएशंस बदल गई है। ये क्या है, मोशन इन अ प्लेन। क्या है भैया, मोशन इन अ प्लेन है। मतलब कि आपके ऑब्जेक्ट के पास में अब फिलहाल कितने एक्सिस के अंदर वो चल रहा है, या फिर कितने उसके पास में पोजीशन कोऑर्डिनेट्स प्रेजेंट है, एक्स एक्सिस में भी है, वाई एक्सिस में। मतलब कि उसके पास में दो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स प्रेजेंट है, अगर वो इस मोशन कौन सा है, मोशन इन द प्लेन। ठीक है, और मोशन इन स्पेस हो गया तो वहां पर तो कितने हो जाएंगे, तीन पोजीशन कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, एक्स में भी होगा, वाई में भी होगा, जेड में भी होगा। जैसे कि एक काइट होती है, पतंग होती है ना, या फिर चिड़िया होती है, बर्ड होती है, जो उड़ रही होती है, तो उसके पास में कितने पोजीशन कोऑर्डिनेट होंगे, तीन।
एक ही टाइम पर कितने कोऑर्डिनेट, 3, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं वो क्या है, मोशन इन द प्लेन, तो वहां पर भी कितने कोऑर्डिनेट है, कम से कम 2 कोऑर्डिनेट तो है ही उसके पास में। लेकिन जो 9th क्लास के अंदर हम पढ़ के आए थे वहां पर तो कितने कोऑर्डिनेट हुआ करते थे, वहां तो एक ही कोऑर्डिनेट होता था उसके पास में, मतलब कि एक ही एक्सिस में उसके पास में क्या होते थे, अलग अलग पोजीशंस हुआ करते थे, या तो एक्स एक्सिस में ही चलता था या वाई में ही चलता था, तो वहां पर अपना डिस्प्लेसमेंट बड़ा इजीली निकल जाया करता था, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, मतलब कि x2 माइनस x1 करके हम निकाल दिया करते थे, ठीक है ना। ऐसे ही तो होता था मुझे, ये ओरिजिन होता था, ठीक है, ये ओरिजिन होता था, यहाँ पर एक पॉइंट होता था A, यहाँ पर एक पॉइंट होता था B, याद आ रहा है, ठीक है। तो O से A ये चलता था, तो इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया x1 से, O से फिर ये B गया, O से B की जो दूरी है वो क्या है, x2 है, तो इसका फाइनल पोजीशन क्या होती थी, B, इनिशियल क्या है, ये A, तो x2 माइनस x1 हमें क्या देता था, इसका डिस्प्लेसमेंट दिया करता था, ठीक है ना। मतलब कि किसी टाइम पर ये A पोजीशन पर है और फिर वहां से कहां चला गया, B पोजीशन पे चला गया, तो इसका O टू A जो डिस्टेंस है, मतलब कि जो इसका कोऑर्डिनेट है x एक्सिस में वो क्या है, x1 है, और जो इसका B पोजीशन पर जब ये पहुंच गया है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया है, x2 हो गया है। तो इसी तरह से x2 माइनस x1 करने से हमें क्या मिलता था, इसका डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि AB यहां पर मिल जाया करता था। तो बड़ा सिंपल था, ऐसे चला करता था, मुश्किल अभी भी नहीं हुआ है, फंडामेंटल अभी भी अपना वही है, मतलब कि अभी भी अपना फाइनल माइनस इनिशियल ही करना है, लेकिन थोड़ा सा क्या हो गया है, चीजें बदल गई हैं, थोड़ी सी चीजें मैं कहूंगा बढ़ गई है। क्या बढ़ गया है भाई, यहाँ पर अपने पोजीशन कोऑर्डिनेट्स बदल गए हैं कि इसके पास में x में भी है और y में भी है। अभी तक केवल सिर्फ x में होता था, या फिर सिर्फ y में होता था, या फिर सिर्फ z में होता था। अब किस में हो गया, x में भी है इसके पास कुछ कोऑर्डिनेट, कुछ y में भी पोजीशन कोऑर्डिनेट है, मतलब इसके पास A पॉइंट पर पहुंचने के लिए, अगर ओरिजिन से A पहुंचना है तो आपको थोड़ा सा कहां चलना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत आपको x एक्सिस में करनी पड़ेगी और थोड़ी सी मेहनत आपको y एक्सिस में भी करनी पड़ेगी। क्लियर हुई बात, ये क्या है आपका x1 और ये क्या है आपका y1। उसी तरह से अगर आपको B पोजीशन पे पहुंचना है, B पॉइंट पे पहुंचना है, तो थोड़ा सा आपको y एक्सिस में और थोड़ा सा आपको x एक्सिस में चलना पड़ेगा, ठीक है। तो इस बार क्या हो गए, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स अपने x और y, मतलब दोनों एक्सिस में पोजीशन कोऑर्डिनेट हो गए। करना अभी भी वही है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब हम इस समस्या का कैसे समाधान करेंगे। चलो सब कुछ रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसको रहने दो, चलो इसको रहने दो, ठीक है। अब अपने पास में क्या है जी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमें फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमें फाइंड करना है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारा क्या है, ए बी वेक्टर, ये हमें फाइंड करना है। क्लियर होगी बात, यहां तक समझ आ रहा है। अब हमें मालूम है कि अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपको क्या बताता है, क्या बोलता है। तो सबसे पहले तो याद करिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था क्या, ठीक है। किस किस को याद है वो प्लीज कमेंट करिए, कम से कम यस और नो में तो कमेंट करिए ताकि मुझे पता लगे कि किस किस को याद है। चलो अपने पास में क्या है, मान लीजिए अपने पास में दो वेक्टर है, एक है अपने पास में ए वेक्टर, एक है अपने पास में बी वेक्टर, ठीक है। इन दोनों वेक्टर्स को हमें क्या करना है, ऐड करना है। ट्रायंगल लॉ फॉलो करके क्या करना है, ऐड करना है। हमने क्या किया, इनको पैरेलल शिफ्टिंग की, ये ए वेक्टर, ये अपना बी वेक्टर। पहली कंडीशन ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या है कि एक वेक्टर, दो वेक्टर ना हमारे पास में, किसी एक वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर का क्या अटैच करना होता है, हमें टेल अटैच करना होता है। ये शायद सबको अच्छे से ध्यान होगा, जिसने वेक्टर्स के लेक्चर्स देख लिए हैं उसको कोई डाउट इसके अंदर नहीं हो सकता, उसको पक्का पता होगा कि वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर पहली ही कंडीशन क्या लगती है कि जो दो वेक्टर्स आपको गिवन है उनको अरेंज कैसे करना है, एक वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर का टेल लगाना है, अटैच करना है, ठीक है। तभी आपको क्या मिलेगा, रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। अब क्या ये दोनों वेक्टर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो होगी आपकी कौन सी, थर्ड साइड। वो कौन सी होगी आपकी, थर्ड साइड होगी।
थोड़ा सा इसको टच करते हैं इसमें, है ना, ज्यादा दूर चला गया, अब ठीक है। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, आपकी थर्ड साइड होगी, ये होगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर। लेकिन यहां पर दूसरी बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा वेक्टर ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंगली, कि अगर इन दोनों वेक्टर्स का जो ऑर्डर है अगर वो हम देखें तो वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर है। कैसा ऑर्डर है, एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर है। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसको जब आप ड्रॉ करेंगे तो वो हमेशा उसका ऑर्डर क्या लेंगे, आप क्लॉकवाइज ऑर्डर लेंगे। मतलब मैं थोड़ा सा और अच्छी तरह से अपनी बात को कहना चाहूंगा, जो मैंने बोला मुझे लगा वो कंफ्यूजिंग हो सकता है, मैं फिर से बताता हूं। मैंने क्या कहा कि अगर आपके पास में दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर, हेड और टेल आपने अटैच कर दिया, ठीक है, किसी ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये भी समझना है। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है, आर वेक्टर, और वो इस ट्रायंगल की थर्ड साइड को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी बात क्लियर हो गई। ठीक है, लेकिन उसका ऑर्डर क्या होगा, अगर इनका एंटी क्लॉकवाइज है तो उसका क्लॉकवाइज होगा, मतलब कि इन दोनों वेक्टर्स के अपोजिट ही होगा रिजल्टेंट वेक्टर का ऑर्डर। मैं ये नहीं कह रहा कि वो हमेशा क्लॉकवाइज ही होगा, अगर मैंने ऐसा बोल दिया तो सॉरी, क्षमा चाहता हूं, ठीक है, मैंने गलती से बोल दिया। ऐसा नहीं है कि रिजल्टेंट वेक्टर का ऑर्डर हमेशा क्लॉकवाइज ही होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर इन दोनों का एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो तब उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, उसका ऑर्डर तब आपका, अगर इन दोनों का अगर क्लॉकवाइज हो गया तो उसका क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, देखो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है, बहुत ध्यान से सुनिए समझिए कि जो ऑर्डर ए वेक्टर और बी वेक्टर, इन दोनों गिवन वेक्टर्स का जो ऑर्डर होगा उसका ऑपोजिट ऑर्डर ही हमेशा होगा रिजल्टेंट वेक्टर का। अगर इनका एंटी क्लॉकवाइज है तो उसका क्लॉकवाइज हो जाएगा, अगर इन दोनों का क्लॉकवाइज है तो उसका एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। बस इतना क्लियर हो गई बात। तो ये आपको ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यहां पर ध्यान दिलाना इसलिए जरूरी था क्योंकि अब थोड़ा सा यहां पर आइए और जरा यहां पर देखिए, यहां पर हमें एक ट्रायंगल दिख रहा होगा। ट्रायंगल कैसा दिख रहा होगा, ये देखिए आपको अब ये ट्रायंगल दिखना शुरू हो जाएगा। क्या ट्रायंगल दिख रहा होगा, ओ ए बी दिखने लगा। क्या, ओ ए बी एक ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है। इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, r1 वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, r2 वेक्टर। दिखने लग गया, दिखने लग गया। अच्छा, अब जब ये आपको दिखने लगा तो फिर यहां पर ये ए बी वेक्टर भी दिख रहा होगा। जब इतना दिख रहा है तो इतना और देख लो, ठीक है ना, थोड़ा सा और देख लो, ये क्या है, ए बी वेक्टर दिख रहा है। अब जरा एक बात बताइए, क्या ये वेक्टर ओ से ए की तरफ जो ये वेक्टर है ओ ए, ये वाला वेक्टर, और ये ए से बी की तरफ जो आपको दिख रहा है ये वेक्टर, क्या इन दोनों का ऑर्डर सेम है? और उससे भी पहले बताइए, क्या ये जो वेक्टर है दिस वन, क्या ये इस वेक्टर के, मैं वेक्टर्स को ना थोड़ा सा और अच्छे से नाम देता हूं, इसको मैं वेक्टर 1 बोल देता हूं, इसको मैं वेक्टर 2 बोल देता हूं, इसको वेक्टर 3 बोल देता हूं। एक बात बताइए, ये जो वेक्टर 2 है, क्या ये वेक्टर 1 के हेड पर प्लेस है? मतलब वेक्टर 2 की जो टेल है, क्या वेक्टर 1 के हेड पर प्लेस्ड है कि नहीं? देख के ध्यान से बताइए भाई, बिल्कुल है, पक्का है, अच्छे से दिख रहा है, साफ साफ। वेक्टर 2 की टेल वेक्टर 1 के हेड पर प्लेस्ड है, साफ साफ दिख रही है, ठीक। इसका मतलब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तो यहां पर लगता हुआ दिख रहा है, पहली कंडीशन क्योंकि इसने फुलफिल कर दी। क्या ये दोनों साइड, ये OA और AB, क्या ये दोनों साइड इस ट्रायंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रही है? किस ट्रायंगल की? इस OAB ट्रायंगल की, पक्का कर रही है। ये दो साइड हो गई ना OAB ट्रायंगल की, OA साइड और AB साइड, पक्का कर रही है। और एक के हेड पर दूसरे का टेल भी प्लेस्ड है, दूसरी बात भी क्लियर होगी। अब इनका रिजल्टेंट क्या है, ये OB वेक्टर, इनका रिजल्टेंट क्या है, ये OB वेक्टर। और क्या इस OB वेक्टर का जो ऑर्डर है, क्या वो AB वेक्टर के ऑर्डर, क्या उसी डायरेक्शन में है इसका ऑर्डर जिसमें कि AB वेक्टर का ऑर्डर है? तो देख लेते हैं भाई, AB का ऑर्डर किधर है, क्लॉकवाइज है। देखो ये किधर जा रहा है, ये क्लॉकवाइज जा रहा है, और ये OB किधर जा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। भाई ये दोनों किधर जा रहे हैं, ये देखो ना, क्लॉकवाइज जा रहे हैं। और ये किधर जा रहा है, ये देखो, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ये जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब
इन दोनों वेक्टर्स के ऑर्डर के ऑपोजिट ऑर्डर में है कौन आपका रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसका मतलब यहाँ पर ट्रायंगल लॉ पक्का पक्का लग रहा है, ट्रायंगल लॉ ऑफ फैक्टराइजेशन पक्का पक्का लग रहा है, ठीक। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो OA प्लस AB वेक्टर है इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, OB वेक्टर है, और उसका ऑर्डर भी क्या है, उसका ऑर्डर भी अपोजिट है। किसके अपोजिट है, OA और AB के ऑर्डर के अपोजिट है। इन दोनों का ऑर्डर क्या है, देखो ये देखो ना, क्लॉकवाइज है, और इसका ऑर्डर क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। OA वेक्टर के हेड पर रखा हुआ है AB वेक्टर का टेल, मतलब कि पहले वेक्टर के हेड पर रखा हुआ है दूसरे वेक्टर का टेल। रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है, बिल्कुल रखा हुआ है, पक्का पक्का रखा हुआ है। हमें सब अच्छे से साफ साफ यहाँ पर क्या है नजर आ रहा है, ठीक। चलो, तो अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ फैक्टराइजेशन लगा सकते हैं, ठीक है। उससे मिलेगा क्या, तो देख लेते हैं, आप खुद ही देखिए क्या मिलेगा। इसको मैं रन कर रहा हूं, चलो देखो ये दोनों चीजें समझानी बहुत ज्यादा जरूरी थी आप लोगों को। एक तो ये डिस्प्लेसमेंट की थोड़ी सी बात मैंने की यहाँ पे, फिर मैंने यहाँ पर ट्रायंगल लॉ ऑफ फैक्टराइजेशन की बात की। आप हो सकता है भूल गए हो, अब आपको ध्यान में आ गया होगा, तो डेरिवेशन को समझने में कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे, ठीक है। चलो बात करते हैं। हाँ, अपने पास में क्या है, OA वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर, ठीक है, और OB वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर। हमें फाइंड क्या करना है, AB वेक्टर, ये हमें फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ। अब ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंगली हमें क्या पता है, नाउ OA प्लस AB क्या है, OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर। ये अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया, फिर से देखो, ये देखो, बार बार देखो, बार बार समझो, क्या बताया, ये OAB, OA प्लस AB क्या देगा आपको, OB, OA प्लस AB इक्वल टू OB। ट्रायंगल लॉ लग रहा है कि नहीं लग रहा है, वेक्टर एडिशन का पक्का लग रहा है। लेकिन हमें OB थोड़ी फाइंड करना है, हमें तो क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है AB वेक्टर। तो AB वेक्टर क्या है हमारा, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, AB वेक्टर इज इक्वल टू, क्योंकि हमें पता है ये इसके पोजीशन वेक्टर्स हैं, ये इसके क्या है, ये इसके क्या है, पोजीशन वेक्टर्स। पोजीशन वेक्टर्स याद है ना क्या होते हैं, जो हमें एक डायरेक्ट रास्ता बता देते हैं कि भाई ये शॉर्टकट है, इससे चले जाओ, ठीक है, ऐसे घूमते फिरते हुए मत जाओ, इससे चले जाओ। तो AB वेक्टर को हम और क्या लिख सकते हैं, OB वेक्टर क्या है हमारा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, मतलब कि पोजीशन वेक्टर्स के रिस्पेक्ट में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, AB वेक्टर को AB वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। OB वेक्टर को A वेक्टर में हमने यहाँ पर पोजीशन वेक्टर्स लिख दिए। क्या अब ये बात यहाँ तक क्लियर होगी, समझ में आ गया। तो AB वेक्टर क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट है, मतलब कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी है, ठीक है सर, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब जरा एक बार यहाँ पर हमने कहा था डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन क्या है, B, इनिशियल पोजीशन क्या थी, A, फाइनल पोजीशन क्या है, B, इनिशियल क्या थी, A। तो भाई हमने क्या करा, B पोजीशन तक पहुंचने के लिए आपका पोजीशन वेक्टर क्या है, R2। तो हमने क्या किया, फाइनल माइनस इनिशियल, भाई हमने तो ये किया है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, क्लियर हुई ये बात। तो लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा हमें और आगे बढ़ना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसके पास में क्या है, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स x और y दोनों एक्सिस में है। बार बार आपको बता रहा हूं ये मोशन इधर स्ट्रेट लाइन नहीं है, मतलब कि 1D मोशन ये नहीं है, ठीक है ना। तो हमें थोड़ा सा और इसको सिंपलीफाई करके आगे देखना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, क्यों ये बात बोल रहा हूं कि फाइनल माइनस इनिशियल, इसलिए बोल रहा हूं कि बार बार आपको क्या है, डेरिवेशन करके न्यूमेरिकल अगर आएगा तो बार बार डेरिवेशन करके रिजल्ट नहीं निकालना है। यहाँ डेरिवेशन हमने कर दिया है, हमें समझ में आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल हमारा क्या है, फाइनल पोजीशन पे हमेशा फोकस करो, भाई फाइनल क्या है और इनिशियल क्या है। जो फाइनल और इनिशियल आपको अगर एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो जस्ट आपने क्या करना है, फाइनल माइनस इनिशियल करना है एंड गेम इज ओवर, ठीक है ना। तो इतना सिंपल सा काम है। अब जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, मान लीजिए इस बार यहाँ पर तो आपकी इनिशियल A थी, फाइनल B थी। मान लीजिए एक और केस है, ये वाला केस ले लेते हैं। इसमें क्या है, हमारी इनिशियल पोजीशन B है, ये क्या है हमारी इनिशियल पोजीशन, IP इनिशियल पोजीशन, ठीक है ना।
आईपी यूनिवर्सिटी मत समझ लेना इंद्रप्रस्थ, ठीक है। आईपी माने इनिशियल पोजीशन, ठीक। और ये क्या है, ये ए है हमारी फाइनल पोजीशन, ये हमारी फाइनल पोजीशन, ठीक है। इस बार ऐसा मान लेते हैं कि ये हमारी फाइनल पोजीशन है, ये हमारी इनिशियल पोजीशन है, मतलब कि ऑब्जेक्ट पहले यहां खड़ा हुआ था, फिर डिस्प्लेस होकर के यहां पर आ गया, ठीक है। चलो तो थोड़ा सा इसकी भी डायरेक्शंस, एरोज वगैरह इनको भी बदल लेते हैं। अब ऑब्जेक्ट हमारा यहां पर आ गया, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया भाई, ओबी वेक्टर क्या हो गया, इसका पोजीशन वेक्टर हमारे पास आ गया r1 वेक्टर, और ओ ए वेक्टर का क्या आ गया, r2 वेक्टर। इस बार देखिए पोजीशन वेक्टर्स आपके बदल गए, ये ओबी क्या हो गया, r1 हो गया, यहां पर ओबी क्या था, r2 था, ठीक है, क्योंकि ये हमारी इनिशियल पोजीशन है। और यहां पर ओए क्या हो गया, r2 वेक्टर हो गया, गेटिंग, ओए क्या हो गया, r2 वेक्टर हो गया। ये अभी भी हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वही है, ab वेक्टर, ये तो अभी भी हमारा वही है, ठीक। तो मैं क्या बता रहा था कि आपको अगर एक बार रिजल्ट पता लग गया कि फाइनल माइनस इनिशियल, तो बार बार आपने ये पूरा डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जस्ट यहां पर इस केस में क्या करना है भाई, यहां पर अगर आपको ए बी वेक्टर निकालने के लिए बोल दिया तो आप क्या करोगे, देखोगे कि भाई फाइनली अब ऑब्जेक्ट है, तो फाइनली अब ऑब्जेक्ट ए पोजीशन पर है, ठीक है जी। फाइनली ऑब्जेक्ट कहां है, ए पोजीशन पर है, तो ओ ए वेक्टर माइनस इनिशियल ऑब्जेक्ट कहां था, तो ये क्या है आपका ओ बी वेक्टर, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। क्लियर हो गई बात। यहां पर हमारा क्या था, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, फाइनल माइनस इनिशियल, और यहां हमारा क्या है, OA वेक्टर माइनस OB वेक्टर, अभी भी फाइनल माइनस इनिशियल, अभी भी फाइनल माइनस इनिशियल है। हमने इनिशियल माइनस फाइनल नहीं करा है, हमने इनिशियल माइनस फाइनल नहीं करा है, हमारी सिचुएशन इस बार बदल गई थी। क्या बदल गई थी कि इस बार हमारी फाइनल पोजीशन ये हो गई थी, इनिशियल पोजीशन की थी। तो अभी भी हमारा फॉर्मूला वही है, फाइनल माइनस इनिशियल, लेकिन हमने क्या देखा है यहाँ पर कि बार बार आप डिराइव नहीं करेंगे, आप जस्ट क्या करेंगे, यहाँ पर इनिशियल और फाइनल को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे भी आपकी वैल्यूज गिवन होंगी, फाइनल और इनिशियल को आइडेंटिफाई करके अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो इतना डेरिवेशन हमें बार बार न्यूमेरिकल्स करते समय नहीं करना है, बस ये ध्यान में रखना है, दिमाग में रखना है कि भाई फाइनल माइनस इनिशियल गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फाइनल को आइडेंटिफाई करो, इनिशियल करो और काम को खत्म करो, ठीक। चलो बहुत अच्छी बात, समझ में आपको आ गया। कई बार आपने देखा है ना, कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली फॉर्मूला प्लेस करते हैं, काम कर देते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, या तो फॉर्मूला ही भूल जाते हैं, क्योंकि उनको लॉजिक ही नहीं पता होता फॉर्मूला के पीछे, डेरिवेशन हुई कैसे, फॉर्मूला आया कैसे। या फिर अगर फॉर्मूला भूलने के बाद में उनके पास क्या ऑप्शन बचता है कि पूरी डेरिवेशन करने बैठ जाते हैं। अब पता लगा भाई क्वेश्चन का 2 नंबर का डेरिवेशन में लग गई 20 मिनट, चलो होगी उसकी तो जयराम जी की, समझे ना। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, लॉजिक समझिए क्या है। तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा, मैं इसको रब करता हूं और आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसको भी रब कर देते हैं। डायग्राम को मैं रब इसलिए नहीं कर रहा हूं ताकि आप लोगों को धीरे धीरे और भी कुछ चीजें समझ में आए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्या, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स की। पोजीशन कोऑर्डिनेट्स, किसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स भाई, ऑब्वियसली इस बॉडी की पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं, इस ऑब्जेक्ट के हैं, जो कि पहले ए पर था, पॉइंट ए पर था, फिर पॉइंट बी पर चला गया, ठीक है। तो पॉइंट ए पर इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1, y1, ऐसा हमने मान लिया है। पॉइंट बी पर इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स क्या है, x2, y2, ठीक है जी, दिख रहे हैं ना। ए पर क्या है, x एक्सिस में x1, y एक्सिस में y1। बी पॉइंट पर क्या है, x एक्सिस में x2 और y एक्सिस में y2। क्लियर हो गई बात। चलो ये इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हो गए। अच्छा टाइम क्या है, यहां पर जब ये पॉइंट ए पर है तो फिर यहां पर टाइम क्या है, टाइम t1, और यहां पर टाइम क्या है, टाइम t2। क्लियर हो गई बात। जब पॉइंट ए पर है तो टाइम क्या है t1, जब पॉइंट बी पर है तो टाइम क्या है t2। ऐसा मान लो, हाइपोथेटिकली मान लो कि जब पॉइंट ए पर खड़ा था तो 5 बजे हुए थे, जब पॉइंट बी पर पहुंच गया तो 5:10 हो गई, ठीक है ना। क्लियर हो गई ये बात। तो हम t1 को और t2 को इस तरह से हाइपोथेटिकली मान करके भी चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। मतलब बिल्कुल टाइम इंटरवल है, और भाई ऑब्वियसली टाइम इंटरवल तो होगा ही ना। अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो उसके लिए कुछ टाइम तो लगा ही होगा डिस्प्लेसमेंट के लिए,
ऐसे ऐसे गायब तो हो नहीं जाएगा ऑब्जेक्ट, छूमंतर तो हो नहीं जाएगा, तो टाइम तो कुछ ना कुछ लगा ही होगा। वो कम लगाएंगे ज्यादा लगाए दैट इज नॉट आवर कंसर्न, हमने देखा भाई टाइम तो कुछ ना कुछ लगा, मतलब टाइम इंटरवल तो है। ठीक, चलो अब देखते हैं कि अपना जो ए बी वेक्टर था, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या था, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब अपना R2 वेक्टर क्या है, नाउ R2 वेक्टर हमारा क्या है, R2 वेक्टर इज इक्वल टू क्या है भाई, R2 वेक्टर x2 प्लस y2, क्या है x2 प्लस y2, लेकिन भैया ये वेक्टर है, ये क्या है वेक्टर है, समझे ना, तो इसको हमें क्या है कार्टेशियन फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो इसके साथ में क्या है हमें यूनिट वेक्टर भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो केवल क्या है, ये तो केवल और केवल मैग्नीट्यूड है, अपना डायरेक्शन तो है ही नहीं, और हम तो वेक्टर की बात कर रहे हैं, वेक्टर क्या होता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड तो हमने लिख दिया, R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या लिख दिया, x एक्सिस में x2, y एक्सिस में y2, लेकिन इसके क्या नहीं लिखे यूनिट वेक्टर तो मेंशन की ही नहीं, तो x2 i कैप y2 j कैप, ठीक है, क्लियर हुई है बात, y2 j कैप। चलिए इसी तरह से अपने R1 वेक्टर को भी हम रिप्रेजेंट करेंगे कार्टेशियन फॉर्म में, कैसे करेंगे, x1 i कैप प्लस y1 j कैप, क्लियर हो गई ये बात, ये समझ में आ गया। चलिए अब इन वैल्यूज को उठा करके हम यहां पर प्लेस करते हैं, ये मान लो हमारे पास में थी इक्वेशन 1, ठीक है ना, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रखते हैं, क्या हो गया, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू R2 क्या है x2 i कैप प्लस y2 j कैप, ठीक है, माइनस का साइन ये वाला प्लेस कर रहा हूं मैं, R1 क्या है मेरा x1 i कैप प्लस y1 j कैप, ठीक है, क्लियर हो गया। x एक्सिस के जो भी अपने कोऑर्डिनेट्स हम एक साथ ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप, बात है समझ में, ये क्या हो गया हमारा ए बी वेक्टर हो गया, ये क्या हो गया हमारा ए बी वेक्टर हो गया, ठीक है, क्या हो गया हमारे पास में। अच्छा अब आपको वो बात याद आई जब मैंने कहा था कि 9th क्लास में भी आप डिस्प्लेसमेंट पढ़ करके आए, और वहां पर आपका डिस्प्लेसमेंट क्या था, x2 माइनस x1 फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, लेकिन यहाँ पर तो इस तरह से x2 माइनस x1 आप नहीं कर पाओगे, यहाँ थोड़ा सा और डीप जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट के पास में क्या है, उसके पास में दो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं, x एक्सिस में और y एक्सिस में, हो सकता है y और z में हो सकता है x और z में हो, यहाँ पर हमारे x और y में, तो x और y में दो एक्सिस में पोजीशन कोऑर्डिनेट होने की वजह से क्या हुआ कि आप सिर्फ x2 माइनस x1 नहीं कर पाए, इसको आपका एक फॉर्मूला क्या तैयार हो गया है, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप, समझे भाई। आप स्ट्रेट लाइन मोशन में तो क्या करते थे, x2 माइनस x1 करते थे, डिस्प्लेसमेंट आ जाता था, लेकिन यहाँ पर तो y एक्सिस में भी है ना आपके पास में पोजीशन कोऑर्डिनेट, तो y2 माइनस y1 भी तो करोगे, y2 माइनस y1 भी तो करोगे, तो इसीलिए आपके पास में क्या है, थोड़ा सा आपको ये क्या लगने लगता है, कॉम्प्लिकेटेड लगने लगता है, लेकिन फॉर श्योर अब जब आपने इसको ढंग से ध्यान से देख लिया है तो आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, डिस्प्लेसमेंट अभी भी डिस्प्लेसमेंट ही है, अभी भी फाइनल माइनस इनिशियल ही है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर एक ही एक्सिस हुआ करता था, इसलिए x2 माइनस x1 से काम चल जाता था, या फिर y2 माइनस y1 से, या फिर सिर्फ z2 माइनस z1 से काम चल जाता था। लेकिन अभी अपने पास में क्या है, दो एक्सिस के अंदर पोजीशन कोऑर्डिनेट्स होने की वजह से थोड़ा सा फॉर्मूले में क्या है, बदलाव आया है, ठीक है, लेकिन आपको समझ में तुक्का आ गया। अच्छा एक और चीज मैं आपको बता दूं, कई बार स्टूडेंट्स को क्या है कंफ्यूजन सी रहती है, किसके अंदर, ये पोजीशन वेक्टर के अंदर, कि इसका काम क्या है। ये मान लो एक खुला सा ग्राउंड है, बड़ा सा ग्राउंड है, सपाट ग्राउंड है, यहाँ पे कुछ नहीं है, घास है वो कुछ नहीं, एक पॉइंट है यहाँ पर O ओरिजिन, एक ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर खड़ा हुआ है A पर, A पॉइंट पर खड़ा हुआ है, ठीक। इस ओरिजिन से मुझे इस A पॉइंट पर जाना है, तो मेरे पास में दो तरीके हैं, थोड़ा सा मैं ऐसे चलता हूँ,
एक्स एक्सिस में और थोड़ा सा ऐसे वाई एक्सिस में चलता हूँ, थोड़ा सा किस में चलता हूँ, एक्स एक्सिस में और थोड़ा सा किस में, वाई एक्सिस में, और मैं इस ऑब्जेक्ट के पास में पहुंच जाता हूँ। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये एक सपाट मैदान है, यहाँ बीच में कोई भी किसी भी तरह का हर्डल नहीं है, किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं दूसरा ऑप्शन भी चूज कर सकता हूं, और बल्कि मैं तो करूंगा उसको। क्यों करूंगा? क्योंकि भाई मैं फिजिक्स का स्टूडेंट हूं और मैंने क्या पढ़ा है, मैंने पोजीशन वेक्टर्स को पढ़ा है, पोजीशन वेक्टर्स को पढ़ा है क्लास 11th में, और मुझे क्या मालूम है कि भाई पोजीशन वेक्टर मुझे देता है एक सीधा स्ट्रेट शॉर्ट सिंपल रास्ता ओरिजिन से उस पॉइंट ए तक पहुंचने के लिए। ठीक है, और वो क्या है मेरा ओ ए। मैं एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में ऐसे घूम फिर के क्यों जाऊंगा जब मेरे पास में ये एक सीधा रास्ता है? भाई क्यों जाऊंगा? मैं तो इस रास्ते से जाऊंगा। तो ये क्या है मेरा पोजीशन वेक्टर है। लेकिन हमेशा ये आपको हेल्प करेगा ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है इस स्ट्रेट पाथ के बीच में क्या हो सकते हैं, कुछ बीच में घर हो सकते हैं, मकान हो सकते हैं, दीवार हो सकती है, कुछ आपका क्या नाम है, कुछ नदी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, पहाड़ हो सकता है। हाँ, अगर आपके पास में क्या है, आपकी छत के ऊपर एक हेलीपैड बना हुआ है, तो तब तो भैया बाई एयर कहीं पर भी जा सकते हो, पोजीशन वेक्टर हर बार आपको काम में आएगा, हेल्प करेगा। लेकिन अब हमारी छत में तो हेलीपैड नहीं है ना, हमें तो क्या है भाई, सड़क से जाना पड़ेगा, पैदल चल के जाएंगे, साइकिल से जाएंगे, कार से जाएंगे, तो हमारे पास तो हमेशा ये पोजीशन वेक्टर वाला ऑप्शन क्या है, अवेलेबल नहीं है। हमें इस तरह से एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में घूमते फिरते ही जाना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? तो हेल्पफुल है, बट हमेशा होगा ऐसा जरूरी नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर हर्डल्स होंगे तो फिर आपको घूमते फिरते जाना पड़ेगा, है ना। इतना तो मेरे को विश्वास है कि आप लोग दीवार कूदते हुए तो नहीं जाएंगे, है ना। दीवार कूदते हुए थोड़ी ना जाओगे, छतों से कूदते हुए थोड़ी ना जाओगे आप, फिर एक्स और वाई एक्सिस ही आपके लिए क्या है, ठीक है। और फिजिक्स पढ़ा है इसलिए मेरे को पता है, ऐसा नहीं है, मेरे को वैसे भी मालूम है, इतना एक नॉर्मल एक कॉमन मैन को भी मालूम है कि भाई ये सीधा रास्ता मेरे लिए ज्यादा अच्छा है, ना कि ऐसे घूमते फिरते जाना। ठीक है, लेकिन फिजिक्स पढ़ के हमें पता लग गया है कि भाई एग्जैक्टली ये इसको बोलते क्या है, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं पता लगेगा। ठीक है, चलो, तो यहां तक ये बात क्लियर होगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब मैं इसको रब कर देता हूं, और